नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कक्षा में हम अभी तक अनुवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में अनुवाद और अनुवाद के प्रकार के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे अनुवाद की करते हुए क्या समस्याएं आती और कैसे उनका समाधान किया जाता है। अनुवाद एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं अनुवाद करते समय आती हैं। अनुवादक को बहुत ही होशियारी के साथ अपना कार्य करना होता है। थोड़ी सी भी चूक एक बहुत अच्छी रचना को बिगाड़ देती है, उसका अर्थ ही उलट देती है। हम मूल में इसमें देखेंगे तो अनुवाद करते समय जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो होता है अनुवाद का जो विषय है उसकी जानकारी होनी चाहिए, अनुवादक को भाषा की जानकारी होनी चाहिए और उसकी शैली पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। आइए हम जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं और क्या उसके समाधान हो सकते हैं। हम सबसे पहले बात करें तो देखेंगे कि एक भाषा में अभिव्यक्त विषयों, भावनाओं तथा संवेदनाओं को जहाँ तक संभव हो उसी की प्रयुक्त भाषा शैली में दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। सफल अनुवादक कथ्य एवं कथन शैली दोनों दृष्टियों से स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करता है, मगर यह कार्य जितना सरल दिखाई देता उतना होता नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग भाषाओं की अपनी अपनी प्रकृति होती हैं, अपनी शब्द संपदा होती हैं, अपनी विशिष्ट भाषिक संरचना और प्रयोग होते हैं, अपनी विशेष शैली भंगिमा होती है। तात्पर्य ये कि दो भाषाओं के अपने वैशिष्ट्य, अपनी भंगिमाओं के बीच तालमेल बैठा कर ही अनुवादक अनुवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात स्रोत भाषा के आशय, अर्थ एवं अभिप्रेत को स्रोत भाषिक शैली के अनुकरण पर उतनी ही समकक्षता, समांतरता, संभाव एवं समरूपता के लक्ष्य भाषिक शैली में अभिव्यक्त होना प्राय कठिन हो जाता है, क्योंकि या तो कभी मूल भाषा का आशय लक्ष्य भाषा में आकर अर्थ की दृष्टि से विस्तार पा जाता है या फिर संकुचित हो जाता है, अथवा कभी कभी तो वह अर्थांतर अथवा अर्थभेद तक अनुवाद को कृत्रिम और हास्यास्पद का बनाता है। वस्तुतः अनुवाद का कार्य स्लेट पर सीधी लकीर खींचने के बजाय पानी पर लकीर खींचने जैसा कठिन है। ये कोई राजमार्ग नहीं है जिस पर स्रोत भाषा की रचना लक्ष्य भाषा तथा अपने संपूर्ण कलात्मक सौंदर्य एवं संवेदन के साथ सहजता और सरलता से मदिर पदन्यास करें, परंतु इसमें अनुवादक को अनुवादीय मर्यादाओं में रहकर मूल भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में इस प्रकार उतारना पड़ता है कि मूल की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न हो। मतलब ये ऐसा रास्ता नहीं है कि जिस पे आप जैसे भी चलेंगे आराम से चल सकते हैं। बिल्कुल आपको सतर्क होकर के ही चलना होगा, तभी आप एक सफल अनुवादक हो सकते हैं और एक सफल अनुवाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि शैली प्रधान साहित्य एवं सूचना प्रधान साहित्य में अनुवाद की दृष्टि से अंतर होता है। सृजनात्मक अथवा शैली प्रधान साहित्य अनुभूति, कल्पना तथा विभिन्न शैलियों के आकर्षक रचाव की वेगवती नदी की तरह होता है, जबकि सूचना प्रधान साहित्य की प्रकृति नियमों, उपनियमों, पारिभाषिक शब्दावली, औपचारिकता से घिरे प्राय संवेदन शून्य तालाब की भांति होती हैं। अतः शैली प्रधान साहित्य के अनुवाद की समस्याएं एवं सूचना प्रधान साहित्य के अनुवाद की समस्याएं एक दूसरे से भिन्न प्रकृति और सरोकार की होती हैं, अतः उनका अलग अलग अध्ययन किया जा रहा है। हम देखते हैं कि शैली प्रधान साहित्य के अनुवाद की प्रक्रिया के मार्ग में कुछ समस्याएं उठ खड़ी होती है। वो मूल रूप से हम देखें तो इस प्रकार से हैं कि उसके शब्द प्रयोग की समस्या है, उसके पर्यायवाची शब्दों की समस्या, उसके एक रूप
होने की समस्याएं और उसके रूप चयन की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। कभी कभी एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में मिल जाता है, परंतु उसका अर्थ दोनों भाषाओं में अलग अलग होता है। जैसे मराठी का शब्द नवरा है, उसका अर्थ होता है पति, जबकि गुजराती में वही नवरा शब्द है, उसका अर्थ होता है निठल्ला। अतः अगर अनुवादक दोनों भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे उभयनिष्ठ शब्दों की सूक्ष्म अर्थ छवियों से ठीक ठीक परिचित न हो तो अनुवाद में गड़बड़ हो सकती है, अनुवाद बिगड़ सकता है और उसकी पूरी संभावनाएं रहती हैं। इसी प्रकार कभी कभी एक भाषा में एक शब्द के लिए अनेक पर्यायवाची अथवा समशील शब्द होते हैं, किंतु उनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग रचनाकार अपने भीतर के बिंब के अनुकूल सही परिप्रेक्ष्य में करता है। उसका वह शब्द प्रयोग इतना सटीक और अपरिवर्तनीय होता है कि उस शब्द को सहसा हटाना या बदलना संभव नहीं होता। अगर ऐसा प्रयत्न किया जाता है तो रचना के अर्थ एवं कलात्मक सौंदर्य के नष्ट हो जाने का खतरा खड़ा हो जाता है। हिंदी में देशज, तद्भव, तत्सम तथा विदेशी शब्दों का अनंत भंडार है और एक शब्द के अनेक पर्याय मिल जाते हैं, जैसे आकाश के लिए नभ, गगन, अंबर, आकाश आदि। ये शब्द पर्यायवाची दिखाई देने पर भी प्रयोग एवं अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से अलग अलग पहचान रखते हैं। अगर लक्ष्य भाषा में भी स्रोत भाषा के ही भांति शब्दावली की व्यापकता नहीं हुई तो अनुवादक को अनुवाद करते समय उलझन का सामना करना पड़ता है। समस्या का एक रूप शब्दों के नाद सौंदर्य को लेकर भी है। एक भाषा के ध्वन्यात्मक शब्दों का अनुवाद दूसरी भाषा में उतनी ही संगीतात्मकता और ध्वन्यात्मकता के साथ हो पाना प्राय संभव नहीं होता, क्योंकि हर भाषा की अपनी प्रकृति, अपने शब्द और उनका अपना संगीत होता है। अनुवादक को रूप चयन की कठिनाई से भी गुजरना पड़ता है। किसी भाषा की अपनी समनीयता एवं व्यापकता के कारण उसमें एक ही क्रिया के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता है और उनका अपने संदर्भ विशेष में, प्रसंग विशेष में अपना अर्थ गठित होता है। परंतु अगर दूसरी भाषा में शब्द के रूप चयन की ये पूरी सुविधा न मिले तो अनुवाद की साधना बाधित हो सकती है। उदाहरण के लिए लाओ, ले आओ, आइए, ले आइए, इन चार रूपों में चार भिन्न अनुवाद शब्द किसी भाषा में मिलना सरल नहीं है। मुहावरे और कहावतों के अनुवाद करते समय यद्यपि मुहावरे और कहावतें मनुष्य जीवन के अनुभवों एवं संघर्षों की शाब्दिक संक्षिप्ति पर पैनी और चुभती प्रभावशाली अभिव्यक्ति हैं, जो अपनी संक्षिप्ति में मानवीय जीवन के विराट विशद अनुभवों को उद्घाटित कर देते हैं। परंतु अनुवाद के मार्ग की कदाचित सबसे बड़ी कठिनाई एक भाषा के मुहावरों और कहावतों का अन्य भाषा में उसी मिजाज और तेवर तथा आशय के मुहावरे और कहावतों में अनुवाद करना है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, मराठी का मुहावरा भटाला दिली ओसरी, भट पाई पसरी का समतुल्य हिंदी मुहावरा होगा उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। परंतु एक सा हर मुहावरे या कहावत के साथ नहीं हो सकता। न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, अथवा हर लगे न फिटकरी रंग चोखा के समानांतर अन्य भाषाओं में कहावतें मुहावरे मिल जाना शायद इतना सरल नहीं होगा। कई बार अलंकारों का प्रयोग करते हुए अनुवाद में ये बड़ी समस्या होती है कि जिस अलंकार का प्रयोग मूल रचना में हुआ है वही अलंकार ज़रूरी नहीं है कि अनुवाद करते समय आए, क्यों इसीलिए अलंकारों की दुनिया भी अनुवादकों के लिए कम पेचीदी नहीं है। एक भाषा के अलंकार उस भाषा को शब्द एवं अर्थगत सौंदर्य प्रदान करते हैं, किंतु स्रोत भाषा के प्रयुक्त अलंकार का लक्ष्य भाषा में भी मिल पाना कठिन काम है। उदाहरण के लिए कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, इसमें यमक अलंकार है और कनक शब्द का प्रयोग धतुरा एवं स्वर्ण के दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इस दोहे का सारा सौंदर्य कनक शब्द के दोहरे अर्थ पर निर्भर है। दूसरी भाषा में कनक शब्द का ऐसा द्विअर्थी प्रयोग बहुत अधिक संभव नहीं दिखता। अतएव अलंकारों का अनुवाद भी अनुवाद की एक गंभीर समस्या है। शैली की समस्या।
हर भाषा की अपनी शैली होती है। एक सफल समझदार अनुवादक स्रोत भाषा की शैली का ही प्रयोग यथासंभव लक्ष्य भाषा में करता है। परंतु अगर एक भाषा में उपलब्ध शैली की विविधताएं और विशेषताएं दूसरी भाषा में न मिले तो अनुवादक की परेशानी का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए खड़ी बोली हिंदी में 3 शैलियाँ प्रचलित हैं: संस्कृतनिष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, बातचीत की भाषा। मतलब ये देखते हैं तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी जयशंकर प्रसाद के काव्य में है, हिंदुस्तानी गांधी जी की रचनाओं में है, गांधी के, और जो बातचीत की हिंदी है वो प्रेमचंद में मिलती है। यदि प्रसाद की कहानी पर पुरस्कार का अनुवाद उर्दू में किया जाए तो इस कहानी में संस्कृतनिष्ठ भाषा से जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रभाव बनता है, कदाचित वैसा प्रभाव उर्दू शैली की अपनी सीमाओं के कारण अनुवाद में न आ पाए। अतः शैलीगत वैविध्य भी अनुवाद के लिए चुनौती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुवाद करते हुए ये समस्याएं खड़ी होती हैं, हमारे सामने आती हैं, और इन समस्याओं का निराकरण हमें करना होता है, अनुवाद करते ध्यान में रखना होता है। आज की कक्षा में इतना ही। हम अगली कक्षा में अगले विषय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होती तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।